प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के सिलेबस के थर्ड सेक्शन में हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय के बारे में बात कर रहे थे। और इस सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय के अंतर्गत आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि समाज में सब लोग समान नहीं होते हैं। समाज में जो है विभेदीकरण देखने को मिलता है और इस विभेदीकरण के आधार अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि नोट ने 4 प्रकार के सामाजिक विभेदीकरण के आधार बताए थे: प्रकारीय, संस्कृति, रुचि और क्रम विन्यास। तो सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार नोट ने बताया था क्रम विन्यास। इस क्रम विन्यास से तात्पर्य परिस्थितियों के क्रम विन्यास से है। हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया कि सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय को समझने के लिए यह जरूरी है कि हमको परिस्थिति की अवधारणा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब हम लोग परिस्थिति के अध्याय का अध्ययन कर रहे थे तब आपको यह बताने का प्रयास किया गया था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो समाज में रहे और जिसका कोई पद नहीं हो। उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहा जाता है। और यह परिस्थिति 2 प्रकार की होती है, एक प्रदत्त परिस्थिति होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है। प्रदत्त परिस्थिति वह है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है वो प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। और इस प्रकार से प्रदत्त परिस्थिति समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है। इन प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता, प्रतिस्पर्धा और परिश्रम के माध्यम से कुछ और पदों को हासिल कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हासिल किए गए पद को व्यक्ति की योग्यता, परिश्रम, प्रयास और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो व्यक्ति ने पद हासिल किया है उसको हम लोग अर्जित परिस्थिति कहते हैं। इस प्रकार से समाज में प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। हर समाज में हर व्यक्ति की कोई ना कोई परिस्थिति हो। प्रदत्त परिस्थिति तो प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है और इन प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों में से अनेक लोग अर्जित परिस्थिति भी अर्जित कर लेते हैं। ये परिस्थितियां, कुछ परिस्थितियां उच्च होती हैं समाज में, कुछ परिस्थितियां निम्न होती हैं। अब कौन सा पद उच्च होगा और कौन सा पद निम्न होगा, टालकट पार्सन्स ने परिस्थिति निर्धारण के कारकों के अंतर्गत 6 कारक बताए थे जो समाज में व्यक्ति की परिस्थिति को निर्धारित करते हैं। पहला था नातेदारी समूह की सदस्यता, कि व्यक्ति किस प्रकार के परिवार से संबंध रखता है उस प्रकार से सामाजिक संस्थान में उसकी परिस्थिति तय होगी। दूसरा, व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण, सामान्य व्यक्ति की तुलना में विशेष योग्यता वाला व्यक्ति उच्च स्थान प्राप्त करता है। ठीक है। अर्जित उपलब्धियां, व्यक्ति अपने प्रयास से, मेहनत से, बुद्धि के आधार पर कुछ उपलब्धियों को हासिल कर लेता है जो कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में उच्च पद को हासिल करता है। नंबर 3, द्रव्यजात। द्रव्यजात के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं को लिया जाता है, जैसे संपत्ति है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके मकानों की स्थिति है, उसके नौकर चाकर है, जो कुछ भी है जो कि ट्रांसफरेबल है, भौतिक वस्तुओं के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट होती है सत्ता और एक बताया उन्होंने शक्ति। ये टालकट पार्सन्स ने परिस्थिति निर्धारण के 6 आधार बताए थे कि इन आधारों पर व्यक्ति की समाज में संस्तरण में स्थिति तय होगी कि वो सर्वोच्च पद पर आसीन होगा, मध्यम पद पर आसीन होगा या निम्न पद पर आसीन होगा। लेकिन परिस्थिति निर्धारण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समाज के सामाजिक मूल्य तय करेंगे कि व्यक्ति की परिस्थिति, कि व्यक्ति सामाजिक संस्तरण में किस स्थिति में फिट होगा। ठीक है। क्योंकि कोई समाज किन बातों को, किन मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करता है, कोई समाज किन मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई समाज धन को अधिक महत्व प्रदान करता है तो जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन होगा, सामाजिक संस्तरण में उस व्यक्ति की स्थिति सबसे उच्च होगी। लेकिन उस समाज के सामाजिक मूल्य ये देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक धन अर्जित किया है तो वो धन अर्जित करने का उसका तरीका क्या है। अगर उसने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार धन या संपत्ति अर्जित की है तो नो डाउट सामाजिक संस्तरण में उस व्यक्ति की स्थिति उच्च होगी। लेकिन उस समाज के सामाजिक मूल्य देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर अवैध तरीके से धन संपत्ति अर्जित की है तो भले ही उस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, सामाजिक संस्तरण में उस व्यक्ति को धरातल पर रखा जाएगा। तो इस प्रकार से परिस्थिति उच्च और निम्न होती है। ठीक है। नॉर्थ ने जो सामाजिक विभेदीकरण के 4 आधार बताए थे, तो सामाजिक विभेदीकरण के 4 आधारों के अंतर्गत चौथा आधार नॉर्थ ने जो सामाजिक विभेदीकरण का बताया था वो था क्रम विन्यास। और इस क्रम विन्यास से तात्पर्य परिस्थितियों के उच्च और निम्नता के क्रम में जचे हुए होना है।
ठीक है। नॉर्थ कहते हैं कि समाज में जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है वो अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। तो इस प्रकार से समाज में सब लोग समान नहीं होते हैं, समाज में सारी की सारी परिस्थितियां समान नहीं होती हैं। कुछ लोगों की परिस्थिति अगर समान है तो वो अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। इस प्रकार उच्च परिस्थिति समूह है, मध्यम परिस्थिति समूह और निम्न परिस्थिति समूह है। अनेक परिस्थिति समूह समाज में जच जाते हैं, बन जाते हैं और ये परिस्थिति समूह इस प्रकार से उच्चता और निम्नता के क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये परिस्थिति समूह है, ये परिस्थिति समूह है और ये परिस्थिति समूह है। उच्च परिस्थिति समूह, मध्यम परिस्थिति समूह और निम्न परिस्थिति समूह है। तो ये परिस्थितियों का ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के उनके महत्व के क्रम में जचे हुए होना, इसी को नॉर्थ ने जो है क्रम विन्यास कहा है। और यह क्रम विन्यास परिस्थितियों का क्रम विन्यास है, जिसको नॉर्थ ने कहा था कि सामाजिक विविधीकरण का आधार अगर परिस्थितियों का क्रम विन्यास है, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वही सामाजिक स्तरीकरण है। ये सारी की सारी बातें हम पिछली कुछ कक्षा में कर चुके। उसके पश्चात हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों की बात कर रहे थे। दो प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख आपके पाठ्यक्रम में किया गया है, एक तो मार्क्सवादी सिद्धांत और दूसरा प्रकार्यवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का जो है संघर्ष का सिद्धांत का अध्ययन हम गत कक्षा में कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत आप कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कार्ल मार्क्स की उनकी जो कृति है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने इस प्रकार का उल्लेख किया है कि अब तक जितने भी समाज रहे हैं वे समाज अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उनका ये कहना है कि प्रत्येक समाज में समाज अलग अलग खंडों में विभक्त रहा है। उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि दास और स्वामी, कुलीन और अकुलीन, ठीक है। वर्तमान पूंजीवादी समाज की बात करें तो हम कहेंगे कि साहब बुर्जुआ और सर्वहारा, शोषक या शोषक, ठीक है। प्रत्येक समाज वर्ग संघर्ष का प्रत्येक इतिहास, आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। उसका मतलब प्रत्येक समाज में दो खंड रहे हैं, दो वर्ग रहे हैं जिनके स्वार्थ विपरीत रहे हैं और इन विपरीत स्वार्थों के परिणाम स्वरूप इन वर्गों में वर्ग संघर्ष होता रहा है। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण हमको वर्गों के रूप में देखने को मिलता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था, ठीक है। और उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि वर्गों का जो निर्धारण होता है, वर्गों की दो विशेषताएं उन्होंने बताई थी। एक तो उत्पादन के प्रकार, यानी कि किसके माध्यम से उत्पादन होता है, कृषि भूमि है, हस्त उद्योग है या मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है। दूसरा उत्पादन के संबंध, यानी कि जो उत्पादन में जो लोग लगे हुए हैं, एक तो वे लोग हो गए जो कि उत्पादन के साथ, जिनका कि उत्पादन के साथ में पर मालिकाना अधिकार होता है, जिसको हम लोग पूंजीपति या शोषक वर्ग कह सकते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो उत्पादन कार्यों में लगे हुए हैं, जिसको हम लोग श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं। इन दोनों के विपरीत स्वार्थ होने के परिणाम स्वरूप उनमें वर्ग संघर्ष होता है और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप नई स्थिति पैदा होती है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक समाज दो खंडों में विभक्त रहा है, दो वर्गों में विभक्त रहा है। इस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है भारतीय समाज पर लागू नहीं होता, क्योंकि भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था कभी भी नहीं रही है। हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण था। वर्ण व्यवस्था के पतन से लेकर आज तक भारत में सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप है वो जाति व्यवस्था है। इसलिए कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भारतीय समाज में लागू नहीं होता। इस प्रकार से हमने उसकी आलोचना की थी। आज हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत प्रकार्यवादी सिद्धांत को देखेंगे और इन प्रकार्यवादियों में जो कि प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर, इन्होंने ये प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किंग्सले डेविस और मूर का यह कहना है, यह मानना है कि समाज में जो असमानता है, समाज में जो इनइक्वालिटी है, समाज में जो असमानता है वो अचेतन रूप में व्याप्त है। डेविस और मूर का यह मानना है कि समाज में असमानता अचेतन रूप में व्याप्त है, यानी कि लोगों को जानकारी नहीं है कि समाज में अनइक्वालिटी या असमानता है, अचेतन रूप में है, ठीक है। और इस असमानता के अंतर्गत समाज में जो ऐसी व्यवस्था होती है कि बहुत अधिक महत्व के पद, समाज में कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि जिनका कि बहुत अधिक महत्व होता है, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका कि सामान्य महत्व होता है, कुछ पद ऐसे होते हैं कि जिनका कि कोई खास महत्व नहीं होता है। तो डेविस और मूर का कहना है कि समाज में ऐसी व्यवस्था होती है कि बहुत अधिक महत्व के पद उन पदों के लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों में ही डिवाइड किए जाते हैं। बहुत अधिक महत्व के पद उन पदों के लिए योग्य व्यक्तियों में ही बांटे जाते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि समाज के लिए अपरिहार्य होते हैं, एसेंशियल होते हैं, ठीक है, अपरिहार्य होते हैं एवं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ अन्य पद ऐसे हैं जिनमें विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है। कुछ पद तो अपरिहार्य होते हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें की विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है, जिनसे संबंधित कार्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता।
विशेष बुद्धि वाला व्यक्ति जिन कार्य को कर सकता है। इसलिए पदों के महत्व और उनको प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की लालसा को देखकर समाज को कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ता है। पता है, कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि अपरिहार्य होते हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको की विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनकी समाज में बहुत अधिक मान्यता नहीं होती है। और इन पदों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की लालसा को देखकर समाज को कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ता है जिससे कि तार्किक आधार पर, भाई इन पदों को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। समाज ऐसा तरीका अपनाता है कि इनको जिससे कि तार्किक आधार पर कार्यों को उनके महत्व के अनुसार आंका जा सके। इसीलिए कार्य करने के लिए उचित प्रेरणा देने के लिए समाज द्वारा पुरस्कार की व्यवस्था होती है। इस पद को कोई व्यक्ति प्राप्त करेगा, उसके लिए इस प्रकार का पुरस्कार उसको देय होगा। ठीक है, ये पुरस्कार दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सम्मान देने वाले और दूसरे भौतिक लाभ देने वाले। ठीक है, भौतिक लाभ के अंतर्गत उसको कुछ इनाम आदि नगद राशि हो सकती है या और किसी प्रकार का भौतिक पुरस्कार उसको दिया जा सकता है। कुछ सम्मान देने वाले होते हैं जिनमें कि भौतिक वस्तुएं उसको प्रदान नहीं की जाती। समाज में दोनों प्रकार के पुरस्कार विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों को दिए जाते हैं। जो व्यक्ति चाहे वो अपरिहार्य पद हो, चाहे वो अधिक बुद्धि वाला पद हो, जो व्यक्ति उन पदों को प्राप्त करेगा, उन व्यक्तियों में जो है उनको इस प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा जाता है। यानी कि समाज में दोनों प्रकार के पुरस्कार विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों को दिए जाते हैं तथा उनके लिए स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। यानी कि समाज में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे पदों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए सब लोग तो उनको पदों को प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए एक क्राइटेरिया, एक मापदंड तय कर लिया जाएगा कि इस पद के लिए इस प्रकार का मापदंड है, जिस व्यक्ति में इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलेंगी वह व्यक्ति इस अपरिहार्य पद को प्राप्त करेगा। कोई व्यक्ति विशेष बुद्धि वाला है, जो कि विशेष बुद्धि वाले कार्य को करने के लिए व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर सकता है जिसमें कि विशेष योग्यता है। इस प्रकार से एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा की भावना समाज में विकसित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पुरस्कारों व सुविधाओं से अधिक संपन्न हैं, क्योंकि वो उन पदों के योग्य हैं जिन्होंने कि बहुत अधिक पुरस्कार प्राप्त कर लिए, चाहे वो सम्मान देने वाले पुरस्कार हो, चाहे वो भौतिक लाभ देने वाले पुरस्कार हो, तथा कुछ कम व कुछ इनसे वंचित हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार समाज कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो कि जिनके पास बहुत सारी पुरस्कार है, जिनके की पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो कि उनके योग्य भी हैं वास्तव में देखा जाए, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इनमें कम है तथा कुछ कम है व कुछ इनसे वंचित हैं। ये स्तर समाज में स्त्रीकरण को स्वतः ही जन्म देते हैं। अपरिहार्य, विशेष बुद्धि वाले और सामान्य और उनसे वंचित, इस प्रकार के यानी कि असमानता अचेतन रूप में व्याप्त है। और समाज में जो है पद हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत अधिक आवश्यक होते हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको कि विशेष बुद्धि वाला व्यक्ति जिनको कर सकता है, और उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एक स्पर्धा के माध्यम से, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुजरते हैं। एक होड़ मच जाती है पदों को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपरिहार्य पदों को प्राप्त कर ले, कुछ विशेष बुद्धि वाले पदों को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ इनसे वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से समाज में एक हायरार्की, कुछ व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जो कि बहुत सुविधा संपन्न है, जिनको कि बहुत सम्मान मिला है, जिनको कि बहुत पुरस्कार है। कुछ सामान्य व्यक्ति हैं जो कि सामान्य, जिनको पुरस्कार मिला है, सामान्य जिनके पास सुविधाएं, और कुछ इनसे वंचित हैं। इस प्रकार से डेविस और मूर का कहना है कि ये जो असमानता अचेतन रूप में व्याप्त है। तो ये जो पदों का जो पदानुक्रम है, अपरिहार्य पद, विशेष बुद्धि वाले पद, सामान्य पद और बिल्कुल निम्न पद, तो इस प्रकार से जो हायरार्की है, जो सर्टिफिकेशन है, वो समाज में स्वतः ही पैदा हो जाता है। ठीक है, बात कहते हैं ये स्तर समाज में स्त्रीकरण को स्वतः ही जन्म देते हैं। पदों के सम्मान व कार्य क्षमता के आधार पर समाज में उनको पाने का निरंतर प्रयास में उनका योग्यता अनुसार वितरण करने की कोई व्यवस्था स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक व्याख्या प्रदान करती है। यानी कि जो प्रकार्यवादी सिद्धांत, इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो समाज में पद हैं, चाहे वह परिहार्य पद हो, चाहे विशेष योग्यता वाले पद हो, चाहे सामान्य पद हो, इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में एक होड़ होती है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक कॉम्पिटिशन होता है। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक संस्थान, जो स्तरीकरण जो है, विभाजन समाज में स्वतः ही देखने को मिलता है। और इनको जो इन पदों को पाने के लिए जो प्रकार्यात्मक
जो इन पदों को पाने का जो मापदंड है, जो तरीका है समाज ने जो कि इजाद किया है, ये तरीका, इन पदों को पाने का जो तरीका है, ये इनको प्रकार्यात्मक आधार प्रदान करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को प्रकार्यवादी सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार समाज में असमानता जो है संस्थात्मक रूप ले लेती है। इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में जो असमानता या हायरार्की समाज में देखने को मिलती है। ये किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर का प्रकार्यवादी सिद्धांत है। इस सिद्धांत की अगर हम लोग आलोचना करें तो इसकी आलोचना इस प्रकार से की जा सकती है कि प्रकार्यवादी सिद्धांत में व्यक्तियों में क्रम विन्यास नहीं होता है, ठीक है, बल्कि सापेक्षिक महत्व के आधार पर पदों का क्रम विन्यास होता है। बोटोमोर ने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार स्तरीकरण एक सार्वभौमिक, बोटोमोर का कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार स्तरीकरण जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में श्रेणियों का एक निश्चित व्यवस्था में रखता है, जो कि सही नहीं है। पदों की सुनिश्चित व्यवस्था को ही यह आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थितियां और अत्यधिक योग्य व्यक्ति दोनों शब्द अस्पष्ट रखते हैं कि अत्यधिक महत्व का पद कौन सा है और अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जो कि उस महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करेगा। इनकी व्याख्या डेविस और मूर ने नहीं की है। जरूरी नहीं कि महत्वपूर्ण स्थानों को योग्य व्यक्ति ही भरे, भरने वाले व्यक्तियों के रुचियों पर भी यह निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कितना ही योग्य हो सकता है, लेकिन उसमें अगर रुचि ही नहीं है किसी उच्च पद को, किसी अपरिहार्य पद को, किसी विशेष बुद्धि वाले व्यक्ति को प्राप्त करने की, तो आप जबरदस्ती उस व्यक्ति को उस पद पर आसीन नहीं कर सकते, ठीक है। वे महत्वपूर्ण परिस्थितियां ग्रहण करें या नहीं करें, ये उनकी रुचि पर निर्भर करता है। बोटोमोर का कहना है कि यह सिद्धांत व्यक्तियों के क्रम विन्यास से संबंधित है। बोटोमोर, जिन्होंने की अपनी पुस्तक लिखी है सोशियोलॉजी, उनका कहना है कि यह व्यक्तियों के क्रम विन्यास को स्पष्ट करता है, यह सामाजिक पद विन्यास के क्रम को स्पष्ट नहीं करता। इस प्रकार से टीबी बोटोमोर ने किंग्सले डेविस और मूर के प्रकार्यवादी सिद्धांत की आलोचना की है। तो ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का अध्याय का जो अंतिम बिंदु था, जिसमें हमने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत और संघर्ष के सिद्धांत के उल्लेख किया। संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ध्यान रहे, कोई भी सिद्धांत हम लोग परीक्षा में लिखते हैं, सिद्धांत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसकी आलोचना नहीं की जाती। कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण सिद्धांत नहीं है, 100% सत्य नहीं होता। प्रत्येक सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इसलिए किसी सिद्धांत का उल्लेख करने के पश्चात हमको उस सिद्धांत का जो है आलोचना करना आवश्यक होता है। बिना आलोचना के आपका जवाब अधूरा माना जाएगा। तो कार्ल मार्क्स के वर्क संघर्ष के सिद्धांत की भी आलोचना हमने की है। इस प्रकार से किंग्सले डेविस और मूर के प्रकार्यवादी सिद्धांत की आलोचना जो कि बोटोमोर ने की है, उसके पश्चात आलोचना करने के पश्चात भी कोई सिद्धांत पूर्ण तरह से माना जाता है, वरना आपके नंबर आधे अधूरे रह जाएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। थैंक यू।